हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है हमारे चैनल ट्रिक्स विद अतुल सर। देखो बच्चों, हम इंडियन पॉलिटी की सीरीज शुरू कर चुके थे, जहां पर आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के स्रोत। आज के इस टॉपिक से हमारी क्लास फिर से कंटिन्यू करेंगे। देखो क्या होता है सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि मान लो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसमें कौन कौन सी चीजें हमने कौन कौन से देश से लिए। भाई मैं ये बोल सकती हूँ सोर्स ऑफ द इनकम आपका क्या है, आप कहाँ कहाँ से अपनी जो आय है उसको इकट्ठा करते हो, उस आय को प्राप्त करते हो, उस इनकम को लेते हो। तो जैसे हमारी सोर्स ऑफ द इनकम होती है कि हमने 5 काम करे और 5 तरह से हमारी क्या हो रही है, इनकम बन रही है। ऐसे ही सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का स्रोत क्या था, तो हमने लगभग 60 देशों का संविधान पढ़ा और वहां से हमें जो जो चीज अच्छी लगी वो कहाँ रख दी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रख दी। इसीलिए एक व्यक्ति है आइवर जेनिंग्स, जो ये कहते हैं कि जो भारत का संविधान है वो क्या उधार का थैला है। बोला सारी चीजें क्या करी है आपने, तो दूसरे देशों से मांग मांग कर ली है, जिसकी जो अच्छी लगी वो उठाकर कहाँ रख ली, अपने संविधान में रख ली। तो हमें ये स्टेटमेंट याद रखना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बैग ऑफ बोरिंग किसने बोला है, उधार का थैला किसने बोला है, आइवर जेनिंग्स ने। ठीक है, देखो इसकी सारी बात। सबसे पहले ये याद रखना है कि उधार का थैला किसने कहा है बच्चों, आइवर जेनिंग्स का नाम याद रखना है। ठीक है, सीधे सीधे स्टेटमेंट होते हैं। तो सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको समझ में आ गया। हमें सीधा सीधा सवाल क्या आता है हमारे पेपर में कि कोई भी चीज पूछी कि ऑफिस ऑफ गवर्नर कहाँ से है, प्रेसिडेंट कहाँ से है, फंडामेंटल राइट कहाँ से है, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, या तो 4 मैचिंग वाले क्वेश्चन आते हैं कि मैच करवा ले, या फिर डायरेक्ट सीधा सवाल पूछा जाता है। तो हमें क्या याद रखना है, सीधा सीधा याद करना है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको कुछ शब्दों का मतलब भी बताते हुए चलूंगी जो हमारे आगे इंपॉर्टेंट होंगे। जब हम आगे इस टॉपिक को करेंगे तो मैं कुछ इंफॉर्मेशन आपको आज की आज साथ के साथ क्लियर करके रखूंगी, ताकि हर चीज रटनी नहीं है। आपने कोई शब्द पढ़ा है तो उसका मतलब पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो देखो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है 1935 का एक्ट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन भी रही थी तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने बोला था कि भारत का संविधान जब तक बनेगा तब तक हम भारत का शासन 1935 के अधिनियम से चला सकते, और वास्तव में इसी अधिनियम से चला था तब तक हमारे देश का शासन। उन्होंने साफ बोला था कि अलग से संविधान सभा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने क्रिटिसाइज किया था, आलोचना की थी इस चीज की। तो 1935 का अधिनियम क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे लिए क्या लाई थी, पार्लियामेंट से पास करके एक एक्ट लेकर आई थी 1935 का भारत शासन अधिनियम। क्या था इसमें बच्चों, इसमें उस समय 321 आर्टिकल थे। ठीक है, 14 पार्ट थे और 10 अनुसूचियां थी। 10 शेड्यूल हुआ करती थी, 10 अनुसूचियां और 14 पार्ट्स थे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कितने आर्टिकल थे हमारे पास, 395 आर्टिकल। तो इस 395 आर्टिकल में से लगभग 250 से भी ज्यादा आर्टिकल सीधे सीधे हमने कहां से कॉपी कर लिए थे, इस 335 के अधिनियम से। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें जब इसमें हम आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि 1935 का एक्ट भी से भी लिया गया है और सेम चीजें वो ब्रिटेन से है। तो ऑप्शन में एक ही आता है वहां पर, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि हम किसको टिक करेंगे। तो मान लो कोई सिस्टम आया बायकैमरल है तो वो 1935 का एक्ट भी हो गया और ब्रिटेन से भी हो गया, वहां ऑप्शन में हमें एक ही चीज मिलेगी। तो देखो 1935 के अधिनियम में बच्चों कितने एक्ट थे, 321 आर्टिकल थे इस एक्ट में। ठीक है, कितने पार्ट्स थे, 14 पार्ट्स थी और 10 अनुसूचियां, 10 शेड्यूल हुआ करती थी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तब कितने आर्टिकल थे हमारे पास, 395, और इस 395 में से 250 से भी ज्यादा हमने कहां से उठा लिए, इस एक्ट से बना लिए। इसीलिए कहा जाता है कि 2/3 पार्ट, 2/3 हिस्सा सीधा सीधा कहां से लिया गया, 1935 के एक्ट से। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे मेन सोर्स, मुख्य स्रोत क्या है, तो 1935 का अधिनियम ही है बच्चों। ठीक है, सबसे मुख्य स्रोत है ये। अब इसके बाद इसमें पॉइंट आते हैं क्या क्या चीजें लेनी शुरू करिए। तो सबसे मुख्य स्रोत, मेन सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है बच्चों, 1935 का आर्टिकल, जिसके अंदर 1935 का एक्ट, जिसमें 321 क्या है आर्टिकल, 14 पार्ट्स हैं और 10 क्या है बच्चों, अनुसूचियां, शेड्यूल्स हैं। 2/3 पार्ट
क्या क्या लिया गया? सबसे पहले ऑफिस ऑफ गवर्नर, यानी कि राज्यपाल का पद, आर्टिकल 153 में आता है राज्यपाल का पद। ये पहले से ही कौन से एक्ट में मेंशन था? हमारे लिए 1935 के एक्ट में मेंशन था। जुडिशरी, फेडरल कोड बन गया था इससे, 1935 के एक्ट से फेडरल कोड बन गया था बच्चों हमारा, ठीक है, फेडरल कोड 1937 में, जिसे आज हम सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो जुडिशरी का कॉन्सेप्ट है ये ऑलरेडी कौन से एक्ट में था? 1935 के एक्ट में, जिसे हमने वहां से सीधा सीधा ले लिया। तो देखो पहला पॉइंट क्या याद रखोगे? ऑफिस ऑफ गवर्नर, राज्यपाल के पद की, राज्यपाल की बात हो रखी थी, हाँ उस समय राज्यपाल ना बोलकर इसे गवर्नर जनरल या वायसराय, ठीक है। फिर जुडिशरी, और क्या क्या लिया हमने 1935 के एक्ट से? तो पब्लिक सर्विस कमीशन बच्चों, पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग, इमरजेंसी प्रोविजंस यानी कि आपातकालीन प्रावधान। तो इमरजेंसी प्रोविजंस कौन से पार्ट में आते हैं बताओ बच्चों? पार्ट पढ़ रखे हैं आपने, पार्ट 18 में, ठीक है। आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक क्या पढ़ते हैं हम? इमरजेंसी पढ़ते हैं, भाग 18 में। तो उस समय गवर्नर जनरल के पास यानी वायसराय के पास वो पावर हुआ करती थी कि वो क्या कर सकता है? इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। तो 1935 के अधिनियम की कौन सी धारा? धारा 102, ये याद रखना, बड़े एग्जाम में सवाल आ जाते हैं ऐसे। धारा 102 कि 1935 अधिनियम की धारा 102 के तहत गवर्नर जनरल के पास ये पावर हुआ करती थी कि वो क्या कर सकता था? इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता था, आपातकाल की घोषणा कर सकता था। और क्या क्या हुआ? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है। आज जो हमारी नौकरशाही की पूरी व्यवस्था है वो भी कौन से एक्ट में आ रखी है? 1935 के एक्ट में। बाय कैमरल सिस्टम था, यानी कि 2 सदन थे, ठीक है। जैसे आज हमारे द्विसदनात्मक व्यवस्था होती है, भाई आज क्या होता है हमारे पास? लोकसभा और राज्यसभा। तो ऐसा ही सिस्टम कौन से एक्ट में था? 1935 के एक्ट में था। और सेंटर में तो बाय कैमरल जो सिस्टम है वो सारी चीजें कहाँ आ चुकी थी? 1919 के एक्ट में ही आ चुकी थी। उसके बाद फेडरल सिस्टम, संघात्मक व्यवस्था थी बच्चों हमारे देश में। फेडरल सिस्टम तो था ही, साथ में ऑटोनॉमस ऑफ प्रोविंशियल था, प्रांतों की स्वायत्ता भी थी, प्रांतों की स्वायत्ता, ऑटोनॉमस ऑफ प्रोविंशियल, प्रांतों की स्वायत्ता। कैसे? क्योंकि 1937 में इलेक्शन हो गए थे, 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस थी और 1937 में उसके लिए क्या हुए थे बच्चों? इलेक्शन हुए थे, जिसमें कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रोविंसेस, 11 में से 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी। ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 11 ब्रिटिश प्रांतों में से कांग्रेस ने कितनी में सरकार बनाई थी बच्चों? 8 में सरकार बनाई थी, टोटल 11 थे। तो क्या कर दिया आपने? आप प्रांतों में इलेक्शन करवा रहे हो, इसका मतलब आप ऑटोनॉमस ऑफ प्रोविंशियल कर रहे हो, प्रांतों को क्या दे रहे हो? स्वायत्ता। तो फेडरल सिस्टम था हमारे वहां पर, सीधा सीधा। और 3 लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, शक्तियां बांटने के लिए 3 लिस्ट थी। बताओ आज के समय कौन सी अनुसूची में आती है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अनुसूची 7, शेड्यूल 7। 3 लिस्ट पढ़ते हैं हम, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स जो कौन से आर्टिकल में मेंशन है आज? आर्टिकल 246। तो ये शक्तियों का बंटवारा किसके तहत? 3 सूचियां। ये भी कौन से एक्ट में थी? 1935 के एक्ट में। पावर ऑफ इशूइंग ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो आज ये जो पावर है ये राष्ट्रपति के पास भी है और राज्यपाल के पास भी है। तो राष्ट्रपति के पास तो बच्चों कौन से आर्टिकल से है? आर्टिकल 123। और राज्यपाल के पास आर्टिकल 213, ठीक है। सीधा सीधा हमें साथ के साथ कुछ आर्टिकल भी याद करने आगे के लिए कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है कौन से आर्टिकल से? 123 से। राज्यपाल गवर्नर ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है स्टेट में बच्चों कौन से आर्टिकल से? आर्टिकल 213 से, ठीक है। तो देखो क्या देखा हमने? ऑफिस ऑफ गवर्नर हो गया, फेडरल सिस्टम हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो गया, इमरजेंसी हो गया, पब्लिक सर्विस कमीशन, बाय कैमरल सिस्टम, 3 लिस्ट हो गई, पावर ऑफ इशूइंग ऑर्डिनेंस हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें कहां से? सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑलरेडी जो कहां लिखे हुए थे? 1935 के एक्ट में।
तो मेन सोर्स हुआ नहीं हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? देखो 1935 के एक्ट से क्या लिए हमने, ये सारी चीजें। उसके बाद रशिया, रशिया से क्या क्या लिया है बच्चों हमने? देखो फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। सीधा सीधा सवाल आता है कि हमने मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य कौन से देश से लिए? तो रशिया से लिए। भाई लोगों को अधिकार तो दे दिया आपने भाग 3 में, जिसे क्या कहा जाता है पार्ट 3 को, मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का मैग्ना कार्टा। ठीक है, फंडामेंटल राइट तो दे दिया, लेकिन ड्यूटीज भी तो देनी पड़ेंगी। नागरिकों के अधिकारों के साथ साथ कुछ कर्तव्य भी तो होते हैं जिन्हें उन्हें पूरा करना चाहिए। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी हमारे कौन से पार्ट में आता है बच्चों? पार्ट 4A। कौन से आर्टिकल? एक ही आर्टिकल है इसके लिए, आर्टिकल 51A। ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से अमेंडमेंट से जुड़ी गई हैं? तो बच्चों 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 42nd 42वें संविधान संशोधन को क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान। कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर जोड़े गए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये लिए कहां से है? इसका कॉन्सेप्ट कहां से उठाया हमने? रशिया से। उसके बाद आज 5 ईयर प्लान नहीं है, लेकिन उससे पहले तो हमारे देश में हुआ करती थी पंचवर्षीय योजना। तो ये भी हमने कहां से ली है? रशिया से ली है। इस 5 ईयर प्लान को ही पूरा बनाने के लिए क्या था भारत में? योजना आयोग, योजना कमीशन, यानी कि प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन। ठीक है, योजना आयोग जो कब का बना हुआ है? 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950 योजना आयोग। इसी को ही पूरा करने के लिए, पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने के लिए योजना आयोग। आज इसको रिप्लेस किसने कर दिया है? नीति आयोग ने कर दिया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के बच्चों फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो याद रखना, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। ये हम प्रेम्बल में भी देखेंगे कि तीनों तरह का जो न्याय है हमारी प्रस्तावना में लिखा हुआ है, ये भी हमने कौन से देश से लिया है बच्चों? रशिया से। यानी कि न्याय की बात, फंडामेंटल ड्यूटी, 5 ईयर प्लान, प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग, ये सारी की सारी चीजें हमने कहां से ली है? रशिया से। तो सीधे सीधे सवाल आते हैं यहां से। ये याद रख लेना आप यहाँ से, ये प्लानिंग कमीशन कब बना है बच्चों? 15 मार्च 1950 को। और आज इसे किसने रिप्लेस कर दिया है? नीति आयोग ने। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये याद रखना। उसके बाद जापान, जापान से तो एक ही चीज ली हमने, सिर्फ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये बात सीधे सीधे कौन से आर्टिकल से जुड़ी हुई है बच्चों? आर्टिकल 21। जब हम आर्टिकल 21 पे देखेंगे तो वहां उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ क्या होता है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, जो हमारे आर्टिकल 21 की एक्सप्लेनेशन को बहुत बड़ा कर देता है। पहले आर्टिकल 21 को क्या होता था, सिर्फ उसमें जो मेन पॉइंट थे उसी अकॉर्डिंग उसकी एक्सप्लेनेशन की जाती थी, लेकिन बाद में आर्टिकल 21 को बहुत बड़ा कर दिया गया। तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ भी हमने कौन से देश से लिया है बच्चों? जापान से। ठीक है, जो आर्टिकल 21 में जुड़ा हुआ है। उसके बाद आयरलैंड, आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है? डीपीएसपी बच्चों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 4 में आता है। और कौन से आर्टिकल में? 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक क्या आता है बच्चों? डीपीएसपी, जो हमने कौन से देश से लिया है? आयरलैंड से लिया है। क्या ऑब्जेक्टिव होता है इस डीपीएसपी का? तो समाज में, यानी कि राज्य में सामाजिक और आर्थिक न्याय को पूरा करना। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एक तरह से सोशली और जो इकोनॉमिकली जस्टिस है, ठीक है, उसको क्या करना? डेवलप करना। तो डीपीएसपी का ऑब्जेक्टिव भी पूछ लेते हैं पेपर में, सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करना। कौन सी कमेटी? तो इसकी कमेटी याद रखना बच्चों, तेज बहादुर कमेटी की रिकमेंडेशन पर, तेज बहादुर शप्रू। ठीक है, अच्छा, ये जो डीपीएसपी की बात है ना, ये 1935 के एक्ट में भी थी,
लेकिन उस समय इसे बोला गया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, अनुदेश पत्र, और वही जाकर बाद में क्या बन गया, डीपीएसपी। ठीक है, तो ये जब हम डीपीएसपी पढ़ेंगे तो वहां पर पूरे फैक्टर देखेंगे कि डीपीएसपी की बात पहले कहाँ हो चुकी है। तो 1935 के एक्ट में भी डीपीएसपी जैसी बात थी, लेकिन उस समय इसको क्या बोला गया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, अनुदेश प्रपत्र। फिर एक तेज बहादुर कमेटी थी, उसकी रिकमेंडेशन पर, उनकी सिफारिशों पर क्या जोड़ा गया संविधान में, डीपीएसपी, और ये हमने कौन से देश से लिया है बच्चों, आयरलैंड से। फिर प्रेसिडेंशियल इलेक्टोरल कॉलेज, यानी कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन शामिल होगा। भाई हमारे देश में प्रेसिडेंट का इलेक्शन तो होता है, राष्ट्रपति का चुनाव तो होता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं होता, जनता वोट देने नहीं जाती, जनता अपने प्रतिनिधियों, अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजती, इसीलिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है बच्चों, इनडायरेक्ट होता है, ठीक है, अप्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष। और अप्रत्यक्ष होता है तो कौन कौन शामिल होता है उसमें, तो एमपी हो गए, ठीक है, एमपी जितने भी इलेक्टेड एमपी हो गए, ठीक है, फिर स्टेट के जितने भी इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हो गए, और साथ में दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी के भी जो इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे लोग किसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज में, ठीक है। आर्टिकल 54, भाई आर्टिकल 54 कहता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन शामिल होगा, और आर्टिकल 55 कहता है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन अब करवाना कैसे है, लोग तो शामिल हो गए लेकिन इसका मेथड क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, तो वो आता है बच्चों आर्टिकल 55 में। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं 55 और 54 में, तो याद रखना है सबसे पहले तो लोगों को शामिल करोगे, शामिल करोगे तभी तो इलेक्शन करवाओगे, या बिना लोगों को इलेक्शन हो जाएगा, तो लोगों को शामिल करवाओगे, ये बात तो आर्टिकल 54 कहता है। अब सारे इकट्ठे हो गए, किस किस को शामिल करना है, उसके बाद आर्टिकल 55 से क्या करा दो, इलेक्शन करा दो। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हमारे देश में कैसे होता है बच्चों, इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद 12 मेंबर्स, 12 सदस्यों का नॉमिनेशन बाय प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को क्या कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है, और इसके 4 बेसिस में आपको पहले ही बता चुकी हूँ शेड्यूल पढ़ाते टाइम। तो 4 बेसिस हैं इसके, लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स और सोशल सर्विस, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। इन चारों के आधार पर राष्ट्रपति बच्चों क्या कर सकता है, 12 सदस्य नॉमिनेट कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। कहां पर, राज्यसभा में। और राज्यसभा कौन से आर्टिकल में आती है, आर्टिकल 80 में। तो आप 54 भी याद रखना, और 54 के साथ साथ मैंने आपको 55 भी याद करवा दिया कि जो प्रोसेस है, मेथड ऑफ इलेक्शन किसका, प्रेसिडेंट का, वो कौन से आर्टिकल में आता है बच्चों, आर्टिकल 55। तो आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है, डीपीएसपी, ठीक है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन में कौन कौन शामिल होगा, इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचक मंडल, साथ में 12 सदस्यों का नॉमिनेशन, जो किसके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा। 4 बेसिस, लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स एंड सोशल सर्विस, ठीक है। तो ये हमने आयरलैंड से देख लिया कि हमने आयरलैंड से क्या क्या लिया हुआ है। उसके बाद देखो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है, तो कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। कौन से शेड्यूल में आती है कॉन्करेंट लिस्ट, बताओ बच्चों, अभी अभी पढ़ा हमने, शेड्यूल 7, 7वीं अनुसूची, डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का बंटवारा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो ऐसे में जो समवर्ती सूची है बच्चों, हमने वो कौन से देश से ली है, ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची का मतलब क्या है, जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, लेकिन अगर विवाद हो जाए, दोनों में टकराव की स्थिति हो जाए, तो ज्यादा बड़ा कानून किसका है भाई, बड़ी सरकार कौन सी है, केंद्र सरकार। तो किसके नियम चलेंगे, केंद्र सरकार के। कौन सी लिस्ट में आती है सर, ये जितनी की जितनी तीनों लिस्ट होती हैं वो किस में आती है, आर्टिकल 246, चाहे वो यूनियन लिस्ट हो, चाहे वो स्टेट लिस्ट हो, चाहे वो कॉन्करेंट लिस्ट हो, चाहे केंद्र सूची हो, चाहे राज्य सूची हो, और चाहे समवर्ती सूची हो, तीनों की तीनों सूची बच्चों कौन से आर्टिकल में आती है, 246। तो कॉन्करेंट लिस्ट कहां से ली है हमने, ऑस्ट्रेलिया से। जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस पार्लियामेंट, ठीक है। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 108। देखो कुछ आर्टिकल ना हमें अभी के अभी याद कर देने साथ के साथ, जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम्स में, इसीलिए साथ के साथ हमने आर्टिकल भी यहाँ लिखे हुए, ताकि आप कुछ आर्टिकल अभी के अभी याद कर दो।
तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन से आर्टिकल में आती है? आर्टिकल 108 में। कौन बुला सकता है ज्वाइंट सिटिंग? तो याद रखना, ज्वाइंट सिटिंग बच्चों कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ठीक है, तो संयुक्त बैठक बुला कौन सकता है? राष्ट्रपति। लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा इसकी? चेयर कौन करेगा? तो लोकसभा स्पीकर। ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है? आर्टिकल 108 में। उसके बाद सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, कौन सी वाली? ट्रेड और कॉमर्स। ठीक है भाई, दो राज्य या केंद्र और राज्यों के बीच में कैसे व्यापार करना है, वाणिज्य कैसे कैसे होगा, समागम कैसे कैसे होगा, ये सारी चीजें भी बच्चों हमने कहां से लिया? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है? कंकरेंट लिस्ट, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। कौन बुला सकता है बच्चों? प्रेसिडेंट बुला सकता है। चेयर, अध्यक्षता करने का काम कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर करेगा। कौन से आर्टिकल में लिखी हुई बात? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 108। ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, ट्रेड एंड कॉमर्स वाले। तो ये तीनों चीजें हमने कहां से ली हैं बच्चों? ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद देखो फ्रांस, फ्रांस से क्या क्या लिया हमने? तो लिबर्टी, इक्वालिटी। देखो फ्रांस से क्या क्या लिया हमने? पहली बात लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ठीक है, समानता और बंधुता की अवधारणा। कहां से? प्रियम्बल में जो चीजें लिखी हुई है तीनों की तीनों, ये तीनों की तीनों हमने कहां से ली है? फ्रांस से ली है। उसके बाद रिपब्लिक, भारत रिपब्लिक कब बनता है बताओ बच्चों? 26 जनवरी 1950 को भारत क्या बना है? रिपब्लिक कंट्री बना है। ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ पर हेड ऑफ द नेशन कौन है? हमारे देश में हेड ऑफ द नेशन राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष। तो हमारे यहाँ राष्ट्राध्यक्ष का इलेक्शन होता है, ये बात अभी हम देख चुके हैं। आर्टिकल 54 इलेक्टोरल कॉलेज और आर्टिकल 55 मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट ऑफ एड ऑफ जज। ठीक है, तो पहले देखो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, समानता, बंधुता और स्वतंत्रता, तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट कहां से लिए हैं? फ्रांस से लिए। रिपब्लिक मैं आपको बता चुकी हूँ, भारत रिपब्लिक कंट्री कब बन रहा है? 26 जनवरी 1950 को बन रहा है। ठीक है, क्या होता है रिपब्लिक? कि राष्ट्र का अध्यक्ष हेड ऑफ द नेशन क्या होना चाहिए? इलेक्ट होना चाहिए, निर्वाचित होना चाहिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो, ये बात की बात है। ठीक है, ये अलग अलग देश में अलग अलग व्यवस्था है, लेकिन इलेक्ट होना चाहिए, नॉमिनेट नहीं होना चाहिए, वंशानुगत चीजें नहीं होनी चाहिए यहाँ से। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ एड ऑफ जज, हिंदी में इसका नाम है तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 127। आर्टिकल 127 किसका आर्टिकल है बच्चों? सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है। ठीक है, अब देखो इसके बारे में सारी बातें, क्या होता है ये एड ऑफ जज, यही के यही समझ लो, आज ही क्लियर हो जाएगा आपको तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है। तो देखो एड ऑफ जज, पहली बात तो एड ऑफ जज बच्चों सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होता है, हाई कोर्ट में नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय में होता है, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में नहीं होता है। ठीक है, पहली बात याद रखना। दूसरी बात, ये एड ऑफ जज है, इसको अपॉइंट कौन कर सकता है? तो सीजीआई कर सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेगा। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है, जबकि सीजीआई की अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन एड हॉक जज की अपॉइंटमेंट कौन करता है? सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन प्रियोर अप्रूवल, पूर्वानुमति लेकर। किससे? प्रेसिडेंट से, राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति से क्या लेगा बच्चों? पूर्वानुमति लेगा, प्रियोर अप्रूवल। पहले राष्ट्रपति से पूछेगा कि एड ऑफ जज अपॉइंट कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं, तो कौन करता है? सीजीआई। और बच्चे किसको टिक करके याद है? प्रेसिडेंट को। तो आपको याद रखना है एड ऑफ जज पहली बात तो कहाँ होता है? तदर्थ न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में होता है, हाई कोर्ट में नहीं होता है। कौन अपॉइंटमेंट करेगा? इसकी नियुक्ति कौन करता है बच्चों? तो सीजीआई करेगा। किससे पूछकर? राष्ट्रपति से पहले पूछेगा, बाद में नहीं पूछेगा अपॉइंट करने के बाद, पूर्वानुमति लेकर। अब अगली बात आती है कि एड ऑफ जज बन कौन सकता है? ठीक है, तो कौन बन सकता है एड ऑफ जज? देखो, तो जो भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की क्या रखता हो? योग्यता, क्वालिफिकेशन रखता हो। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की जो भी व्यक्ति क्वालिफिकेशन रखता हो वो क्या बन सकता है? एड ऑफ जज बन सकता है। ये सारी बात हो गई। अब एड ऑफ जज बनाना क्यों है? जरूरत क्या पड़ी इसकी कि आपको तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है? तो सुनो, जैसे पार्लियामेंट का कोरम होता है ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट का भी कोरम होता है, गणपूर्ति होती है।
यानी कि आपको सत्र चालू रखने के लिए कम से कम इतने न्यायाधीश, इतने जज तो चाहिए ही चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के कोरम को पूरा करने के लिए, गण पूर्ति को पूरा करने के लिए, उस सत्र को, उस सेशन को चालू रखने के लिए हमें न्यायाधीश चाहिए होते हैं। और कई बार न्यायाधीशों की कमी हो जाती है, कोई छुट्टी पे जा रहा है, कैसे भी उसमें कमी हो रखी है, अपॉइंटमेंट नहीं हो रखी है, तो ऐसे में सीजीआई क्या कर सकता है बच्चों, प्रेसिडेंट से पूछकर एड हॉक जज, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। तो आपको क्लियर हुआ? एड हॉक जज कौन से आर्टिकल में आता है? 127 में। सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होता है एड हॉक जज, हाई कोर्ट में नहीं होता है। कौन बन सकता है? जिसके पास सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की क्वालिफिकेशन हो। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति करेगा। किससे पूछकर? राष्ट्रपति से पूछकर। क्यों करनी है इसकी नियुक्ति? जरूरत क्या पड़ गई? तो सेशन को चालू रखने के लिए, सत्र को चालू रखने के लिए, जब क्या हो, गणपूर्ति पूरी नहीं हो रखी हो, कोरम पूरा नहीं हो रखा हो, जैसे पार्लियामेंट का कोरम होता है, ठीक है, आर्टिकल 100 में पढ़ेंगे हम, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट का कोरम, उसको पूरा करने के लिए बच्चों कौन से जज की अपॉइंटमेंट की जाती है? एड हॉक। अगली बात, अपॉइंट तो कर दिया, पावर्स क्या क्या होंगे इसके पास? तो सेम जो सुप्रीम कोर्ट के जज के पास जितने भी विशेषाधिकार होते हैं, जो भी अधिकार होते हैं, वो सारे के सारे किसके पास होते हैं? इस एड हॉक जज के पास होते हैं। और ये हमने बच्चों कहाँ से लिया है? फ्रांस से। तो आपको सारी बातें क्लियर कर दी मैंने आज की। आज एड हॉक जज, जब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तब आर्टिकल 127 वहां भी देखेंगे, तब वापस पढ़ देंगे, फिर से और डिटेल में चीजें एक्सप्लेन कर दूंगी वहां पर। तो आज के लिए आपको समझ में आया एड हॉक जज? तो देखो, अभी तक हमने 1935 का अधिनियम देखा, ऑस्ट्रेलिया देखा, आयरलैंड देखा, ठीक है, हमने फ्रांस देख लिया, हमने मेन क्या कर लिए हैं, यहाँ से कुछ देश देख लिए। जबकि आइवर जेनिंग्स क्या कहता है भाई कि भारतीय संविधान क्या है? उधार का थैला है। क्योंकि हमने सारी चीजें कहां से कर ली है? 60 देशों का संविधान पढ़ा, जहां से जो अच्छा लगा वो ले लिया। तो पढ़ा तो सही, पढ़ने की तो हिम्मत करी, वहां तक पहुंचने की, तभी तो लिया है हमने। ऐसे ही हर कोई देश थोड़ी ना ले सकता है। तो देखो, आपको यहाँ तक क्लियर हुआ कि फ्रांस से हमने कौन कौन सी चीजें ले ली है और कैसे कैसे ले ली, तो ये याद रखना, ठीक है। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में से हम फिर से कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को।